दशक के मध्य में भारतीय क्रिकेट में एक ऐसे सितारे का उदय हुआ था जिसने भारत को सिखाया कि अटैकिंग क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उन दिनों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें खासी आक्रामक हो चुकी थीं, लेकिन भारत अभी भी काफी सुस्त क्रिकेट खेलता था। ले देकर सिर्फ कपिल ही थे जो आक्रामक बल्लेबाजी करते थे, लेकिन वो बल्लेबाजी में काफी नीचे आते थे। फिर एक दुबला पतला लड़का भारतीय टीम में दाखिल हुआ जिसका अंदाज ही सारी कहानी बयां कर देता था। खड़ा कॉलर, सफेद हेलमेट, गले में लटकती काली ताबीज और कलाइयों का जादू। जब वो मैदान पर कदम रखता तो मानो ऐसा लगता था कि अब रनों का सैलाब आ जाएगा, और जब फील्डिंग करता तो चीते जैसी छलांग लगाता हुआ हैरत अंगेज कारनामे करता। ऑफ स्टंप के बाहर जाती जिस गेंद को दूसरे बल्लेबाज छोड़ देते थे या कवर में खेलते थे, उसी गेंद को ये छरारा सा बल्लेबाज मिड ऑन या मिड विकेट के ऊपर से उड़ाने लगा। विपक्षी टीम को चारों खाने चित कर देने का ये अंदाज लड़के का स्टाइल आइकन बन गया था। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन की, जो 1.5 दशक से ज्यादा समय तक गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बना रहा। जिस तरह से अजहर ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया, वैसा आगाज न तो पहले कभी किसी खिलाड़ी का हुआ था और ना ही भविष्य में किसी खिलाड़ी के लिए ये कर पाना आसान होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि पुरुष बली नहीं होता है, समय बलवान होता है, और जब समय विपरीत हो जाता है तो राजा को भी रंक बना देता है। यही हुआ अजहरुद्दीन यानी कि अजहर के साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो देश इस महान बल्लेबाज की बल्लेबाजी को भूल सा गया और याद रह गया सिर्फ उनके दामन पर लगी कालिख, जो बाद में धुल तो गई लेकिन दाग छोड़ गई। तो आज हम अजहर के जीवन के कई राज उकेरने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे उस घटना के बारे में जिसने इस महान खिलाड़ी के जीवन में बदनुमा दाग लगा दिया। चलिए पहले अजहर के प्रारंभिक जीवन और उनके भारतीय टीम में एंट्री की दास्तान जान लेते हैं। अजहर का जन्म 8 फरवरी 1963 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अजीजुद्दीन और माँ का नाम यूसुफ सुल्ताना था। अजहर ने ऑल सेंट हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही अजहर को क्रिकेट में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी और उस दौरान स्कूल में क्रिकेट का प्रशिक्षण भी काफी अच्छी तरह से दिया जाता था। अजहर स्कूली दिनों से ही एक शानदार क्रिकेटर थे। वह दाएं हाथ के एक बेहतरीन बल्लेबाज थे जिनकी धमाकेदार बल्लेबाजी एक अंग्रेज बल्लेबाज डेविड गॉवर के समान मानी जाती थी। अपने लेग और ऑफ साइड को क्लासिक कलाई फ्लिक और टाइम स्ट्रोक प्ले के साथ मिक्स करने वाले अजहर स्पिन और मध्यम गति के फास्ट बॉलर्स के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ करते थे। अजहरुद्दीन को उनकी शानदार कैच स्टाइल, अद्भुत डाइविंग स्टॉप और निप्पी रनआउट के साथ मैदान पर उनकी फुर्ती के लिए भी जाना जाता था। और इसी तरह स्कूल और कॉलेज में क्रिकेट खेलते खेलते अजहर निजाम कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बैचलर ऑफ कॉमर्स में ग्रेजुएट हो गए और फिर उन्होंने बैंक में क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी। लेकिन मन में तो क्रिकेटर बनने के सपने हिलोरे मार रहे थे, सो क्रिकेट खेलना भी जारी रखा। समय गुजरा, ऊपर वाले की मेहरबानी हुई और चयनकर्ताओं की नजर इस बेहद होनहार बल्लेबाज पर पड़ी। अजहर को उनकी मेहनत का फल मिला। आखिरकार चमकते चांद की रोशनी कहाँ तक छुपने वाली थी, उसे तो पूरी दुनिया को रोशन करना था। बात साल 1984 की है जब इंग्लैंड की टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने भारत आई। भारत ने मुंबई में खेला गया पहला टेस्ट आसानी से 8 विकेट से जीत लिया, लेकिन दिल्ली में खेला गया दूसरा टेस्ट उतनी ही आसानी से 8 विकेट से हार भी गया, जिस पर काफी हंगामा हो गया। रिजल्ट ये हुआ कि कोलकाता में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट से कपिल देव और संदीप पाटिल को टीम से बाहर कर दिया गया और मौका मिल गया यंग अजहरुद्दीन को। इतने बड़े खिलाड़ी की जगह शामिल किए गए अजहर ने ऐसा कमाल किया कि दुनिया देखती रह गई। अजहर ने पहले ही टेस्ट में 110 रन ठोक दिए। इसके बाद अजहर ने चेन्नई में अगले टेस्ट में 48 और 105 रनों की पारी खेल डाली। अजहर यहीं नहीं रुके और कानपुर के ग्रीन पार्क में अपने तीसरे टेस्ट में 112 और नॉट आउट 54 रन जड़कर ऐसा समा बांधा कि अंग्रेज तो क्या पूरी दुनिया अजहर की कायल हो गई। टीम इंडिया में इतना बेहतरीन डेब्यू अभी तक किसी ने नहीं किया है और पहले 3 टेस्ट में 3 शतक आज भी रिकॉर्ड है। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो एक अंग्रेज राजनेता और क्रिकेट लेखक जॉन वुडकॉक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इंग्लिश बल्लेबाजों से तो अजहर जैसी बल्लेबाजी की उम्मीद करना ही बेकार है। अजहर की कलाई में ऐसा जादू था कि पहली सीरीज से ही उनकी तुलना गुडम्बा विश्वनाथ, जहीर अब्बास और ग्रेग चैपल जैसे दिग्गजों से होने लगी थी। उनकी बल्लेबाजी से विपक्षी टीम में दहशत का ये आलम होता था कि माइक गेटिंग ने एक
एक बार ये कह दिया था कि जब अजहर की ताबीज बाहर निकलकर लटकने लगती थी तो हम लोग समझ जाते थे कि अब हम खतरे में हैं। अजहर इसी तरह शानदार बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्ले से एक से बढ़कर एक शतक निकल रहे थे, तो दूसरी तरफ वनडे क्रिकेट में उनकी आक्रामक शैली कमाल कर रही थी। दिसंबर 1988 में अजहर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 62 गेंद में 100 रन बनाए थे, जो उस समय 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे तेज सैकड़ा था। इसके बाद साल 1990 में अजहर को भारतीय टीम का कप्तान बना दिया गया। अजहर इस भूमिका में भी बखूबी पास हुए और उनके नेतृत्व में टीम इंडिया का प्रदर्शन निखरता चला गया। सौरव गांगुली के कप्तान बनने से पहले तक अजहर भारत के सबसे सफल कप्तान थे। 1996 में अजहर ने सिर्फ 74 गेंदों पर टेस्ट शतक जड़ा, जो आज भी भारतीय रिकॉर्ड है। अजहरुद्दीन ने 4 विश्व कप खेले और 3 विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किया। हालांकि उनकी कप्तानी में भारत विश्व चैंपियन नहीं बन सका। अजहर ने 99 टेस्ट मैचों में 41.03 की औसत से कुल 6215 रन बनाए हैं। इसमें 199 रन उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रहा है। अजहर ने टेस्ट मैचों में 22 शतक एवं 21 अर्धशतक लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 334 एक दिवसीय मैचों की 308 पारियों में 54 बार नाबाद रहते हुए 36.92 की औसत से कुल 9,378 रन बनाए हैं। इसमें नाबाद 153 रन उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रहा है। अजहरुद्दीन ने एक दिवसीय मैचों में 7 शतक एवं 58 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 229 फर्स्ट क्लास मैचों में 51.98 की औसत से कुल 15,855 रन बनाए हैं। चलिए बात करते हैं उनके निजी जीवन और उनके दामन पर लगे दाग के बारे में। अजहर ने 2 शादियां की हैं। पहली शादी नौरीन से हुई और दूसरी शादी फेमस मॉडल और बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिचलानी से। पहली पत्नी से अजहर के 2 बेटे हुए, एक का नाम असद और दूसरे का नाम अयाज है। अजहर और उनकी पत्नी नौरीन के बीच शादी के 9 साल बाद तलाक हुआ। तलाक के बाद अजहर ने 1996 में संगीता बिजलानी से शादी की। हालांकि 14 साल के बाद दोनों ने अपनी इच्छा से तलाक ले लिया। अजहर की तीसरी शादी की खबरें भी मीडिया में आई थी, लेकिन अजहर ने इसका खंडन कर दिया था। अपने करियर के अंतिम दिनों में अजहरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा और उन्हें बैन भी कर दिया गया। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 1998 में ढाका में खेले गए इंडिपेंडेंस कप के फाइनल से हुई थी। इस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारत को जीत के लिए 315 रन बनाने थे। गांगुली और रॉबिन सिंह की पारियों की बदौलत भारत जीत की ओर बढ़ रहा था। जब अजहरुद्दीन बल्लेबाजी करने आए तब स्थितियां भारत के अनुकूल थीं, लेकिन अजहर सकलैन मुश्ताक के फुल टॉस बॉल पर आमिर सोहेल के हाथों कैच आउट हो गए और भारत मुश्किल में फंस गया। हालांकि ऋषिकेश कानेटकर के साहसिक प्रयास से भारत जीत गया, लेकिन इसके बाद भारत के पूर्व ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि ये मैच फिक्स था, जिसमें भारत की हार तय थी। लेकिन कानेटकर ने सब कुछ उलट पुलट दिया। इस बात को उस समय बल मिला जब साल 2000 में साउथ अफ्रीका के कप्तान हंसी क्रोनिये ने अजहर और कुछ अन्य भारतीय खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा दिया। 5 दिसंबर 2000 की तारीख ने अजहर के लिए सब कुछ बदल दिया और भारतीय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें दोषी पाया। इसका परिणाम ये हुआ कि ICC और BCCI ने अजहरुद्दीन को क्रिकेट खेलने के लिए आजीवन बैन कर दिया। बाद में साल 2006 में BCCI ने अजहरुद्दीन पर लगे बैन को अकालीन बताया। अजहर BCCI के फैसले के खिलाफ अदालत गए और 8 नवंबर 2012 को आंध्र प्रदेश कोर्ट ने अजहर पर लगाया गया आजीवन बैन हटा दिया। इसके बाद अजहरुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर कहा था कि केस काफी लंबे समय तक चला और ये 11 सालों का समय बहुत दर्द भरा रहा। सालों तक कोर्ट में लड़ते रहे और आखिरकार कोर्ट ने बैन को लिफ्ट कर दिया। अजहर के दामन पर लगी इस कालिक को भले ही कोर्ट ने फैसला सुनाकर धुल दिया हो, लेकिन दाग तो दाग ही रह गए, क्योंकि अब अजहर का क्रिकेट करियर खत्म हो चुका था और रह गई वो कसक कि इतना शानदार क्रिकेटर होने के बावजूद अजहर का करियर 99 टेस्ट तक सिमट कर रह गया और टेस्ट का उच्चतम स्कोर 199 रन रह गया। न तो वो टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो सके और न ही दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में उनकी गिनती हो सके। हाँ, अपने 99 टेस्ट में शतक लगाकर पहले और आखिरी टेस्ट में शतक लगाने का अद्भुत कारनामा जरूर कर गए। अजहरुद्दीन ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। साल 2009 में वे सांसद बने, लेकिन साल 2014 में उन्हें चुनावी पिच पर हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 में अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया और वर्तमान में वे इसी पद पर हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन को साल 1991 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। उससे पहले 1986 में अर्जुन अवार्ड के अलावा साल 1988 में पद्मश्री के खिताब से भी अजहरुद्दीन को नवाजा गया था। इतना महान बल्लेबाज होने के बावजूद भी उनकी साफ सुथरी जिंदगी को एक
एक दाग लग गया और आज भी अजहरुद्दीन का नाम भारत के सबसे सफल कप्तानों में लिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। साथ ही